गुप्त शासन में क्या था कि मौर्य साम्राज्य का आश्वासन कैसे हुआ, उसके शुंग वंश मौर्य साम्राज्य का तो समाप्त हो चुका था और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली थी। ठीक है, जिसने अपने राज्य को छोटे छोटे क्षेत्र में बांट दिया था, जो दक्षिण में ऊपर गए थे, जिस उत्तर में काबुल से पंजाब तक फैला हुआ था, और जिसमें यूनानी जो थे, यूनानी आकर बस गए थे। मेनेंडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र पर हमला किया, क्योंकि पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? चंद्रगुप्त की राजधानी थी ना। किंतु वहाँ पर भी उनकी हार हुई और उसमें वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बौद्ध धर्म का ज़्यादा थे, तो इस तरह से वहाँ के जो मेनेंडर था उसने भी बौद्ध धर्म को अपनाया, और बाद में उसका नाम क्या पड़ गया? राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो इस वाले पूरे लेसन्स में हम बौद्ध धर्म के प्रचार के बारे में पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म, जैसे यूनानी जो आए थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो कैसे है कि भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से जो अफ़गानिस्तान था, ठीक है, और गंधार और यूनानी जो थी उसमें भी यूनानी आएंगे, तो वहाँ पर भी क्या हुआ? बौद्ध कला का जन्म हुआ। बौद्ध जो आए थे, बौद्ध धर्म को जो अपना लिया था। तो भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट, सांची है मध्य प्रदेश में, वेशनगर में पत्थर की एक लाट है जो हेलेंदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। इसका प्रसिद्ध शताब्दी में इसका संस्कृत में एक लेख खुदा हुआ है, यानी कि वहाँ पर एक, जैसे उसमें पढ़ा था ना अशोक के स्तंभ थे, इसी तरह से एक लाट है वहाँ पर जिस पर ये लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। इसमें यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है। अब आपने ये देखा कि यूनानी बार बार आ रहे हैं, क्योंकि जो सिकंदर था वो यूनान के उसको लेके आया था, तो उसने भारतीय संस्कृति और यूनानी संस्कृति दोनों मिक्स हो गई थी, क्योंकि उसने सिकंदर ने भी यहाँ पर अपने संपर्क स्थापित किए थे। तो वहाँ पर जो लाट है उस पर भारतीय और यूनान की जो भारतीयकरण की एक झलक मिलती है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे यहाँ पर हम, शॉर्ट में बताती हूँ कि कनिष्क के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर का जो शासक था कनिष्क, उसने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध कथाओं का नायक बन गया था। तो उसने भी धीरे धीरे बौद्ध धर्म क्यों अपनाया था? क्योंकि बौद्ध धर्म के अपनाने के पश्चात ये हुआ था कि वो बौद्ध धर्म जो है हमेशा शांति का प्रस्ताव है कि भाई शांति होनी चाहिए, लोगों के अंदर हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो धीरे धीरे जो राजा हुए हैं इंडिया में, उन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए अपनाया था कि वो खून खराबे से परेशान हो चुके थे, और उन्होंने धीरे धीरे इस धर्म की शांति स्थापित करने के लिए अपनाया था। जैसे ईरानियों, तुर्कों और चीनियों में होती हुई ये लोग भी यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने भारतीय संस्कृति को और हमने उनकी संस्कृति को धीरे धीरे अपनाया था। ठीक है, उसके बाद चीनी, आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, चीनी राजदूत आया था हॉन्सोंग, जिसने भी यहाँ पर उसने क्या करा था? बौद्ध धर्म की कुछ चीज़ों को ले गया था, जो बौद्ध की चीज़ें थी महात्मा बुद्ध की, उन चीज़ों को ले गया था, और उसने अपने वहाँ पर जाकर भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। उसके बाद आता है कुषाण काल। कुषाण काल में बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय बन गए थे। इसमें तो अभी तक आपने पढ़ा था एक संप्रदाय बना था, कुषाण काल में आने पर 2 संप्रदायों में बट गया था। पहला था महायान और दूसरा था हीनयान। तो उन दोनों के बीच में मतभेद हो गए थे। किसके बीच में? जो बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हुए थे। तो भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं का विवाद आयोजित हुआ, तो सारे देश में प्रतिनिधि भाग लेने लगे थे। इन बाबतों में एक नाम सबसे पहले और विशिष्ट दिखाई देता है, यह नाम था नागार्जुन का, जो ईसा की पहली शताब्दी। ईसा आपने पहले पढ़ा होगा कि ईसा माना जाता है जो आपके ईसा मसीह थे उस टाइम में। ईसा, अब हम गिनते हैं कोई भी जो सन होता है उसको ईस्वी में गिनते हैं, परंतु ईसा मसीह के टाइम पर क्या होता था, जो शताब्दी गिनी जाती थी, सन गिना जाता था, वो ईसा के नाम से गिना जाता, यानी कि वहाँ पर पहले काउंटिंग जो होती थी उल्टी होती थी, सीधी नहीं होती थी। तो इसमें क्या था कि जो ईसा से पहले शताब्दी में हुआ था उनके व्यक्तिगत का महान था। तो बौद्ध शास्त्र और भारतीय दर्शन के 2 बड़े विद्वान हुए हैं, जिनके कारण भारत में महायान की विजय हुई। महायान के सिद्धांत प्रचार चीन में लंका, बर्मा और हीनयान को मानते थे। तो ये तो था कि 2 भागों में किस तरह से बंटना उसका बौद्ध धर्म को। यहाँ से पढ़िए कि भाई 320 में गुप्त साम्राज्य का युग आया। ठीक है, अब तक कुषाण कर उसके बारे में पढ़ा था, अब आया था 320 में गुप्त वंश का। इस साम्राज्य में एक महान शासक हुए थे जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए थे। हमलों ने विदेशों के वो प्रबल और भावना को जन्म दिया था। ठीक है, पुराने और मातृभूमि दोनों की रक्षा के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया कि विदेशी यहाँ किस प्रकार से घुल मिल गए। इस बारे में पढ़ा था कि आरंभ में जो आर्य थे यहाँ उस स्थान पर जिन्होंने उन्हें आर्यवर्त कहा जाता है ना, कि भाई आरंभ में जब आर्य यहाँ पर आए थे तो उस स्थान पर जिसमें उन्होंने आर्यवर्त को भारतवर्ष कहा गया था। तब भारतवर्ष में उन्होंने ये समस्या थी कि नई जाति और संस्कृति के बीच में कैसे समन्वय रखा जाए।
तो उन्होंने स्थिति को मिली जुली जो भारतीय संस्कृति थी उसकी एक स्थायी हल लिया था कि दूसरे विदेशी तत्व हुए थे, लेकिन जो रीति रिवाज थे हम सबके अलग अलग थे, ठीक है, क्योंकि जो भारत से बाहर जो लोग आए थे वो भी अपनी संस्कृति लेकर आए थे और हमारी संस्कृति, तो इन दोनों का मिलाव करना था। तो इसमें क्या था कि राष्ट्रवाद की जो शक्तियाँ थी वो भी अलग थी और भारत के जीवन के जो सभी पहलू आते हैं वो भी अलग अलग थे। तो इस तरह से राष्ट्रवाद का एक जो इन दोनों की संस्कृतियों सभी धर्मों के मिलने को क्या बन गई, संस्कृति मिल गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।